जो लास्ट हमने किया था ट्राइबल मोमेंट, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्राइबल मोमेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ट्राइबल्स जो थे वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट थे अपने इकोनॉमिक सफ़ेयर में, पॉलिटिकल सफ़ेयर में, अपने सोशल और अपने कल्चरल सफ़ेयर में। वहाँ उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग रूलर्स थे वो उनकी इन सब सफ़ेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने किस तरीके से इनकी ये जो जितने भी सफ़ेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और बहुत सी चेंजेस जो थी वो इनके एरियाज़ में लाई। दैट वाज द रीज़न कि इन्होंने जो था वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो थी वो डीकूज़ के अगेंस्ट थी, डीकूज़ जिनको ये आउटसाइडर्स कहते थे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट जो थी वो हमारी रह गई थी। हमने 1800 से 1900 एडी के बीच की जितनी भी मोमेंट्स थी वो की थी। उसमें से एक मोमेंट रह गई थी, दैट इज़ मुंडा रिवोल्ट, जो मैंने आपको कल बोला भी था। मुंडा रिवोल्ट जो है वो बहुत एक बड़ी रिवोल्ट है, 3 फेजेस में ये डिवाइडेड थी। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रिलिमिनरी हो चाहे हम मेंस की बात करें। और दूसरी चीज़, ये जो रिवोल्ट है इसके बारे में कम पता होता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज उनको काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि शायद ये 3 फेजेस में हुई है। इस वजह से अगर आप इसको थोड़ा इलेबोरेटिव वे में पढ़ोगे और स्ट्रक्चरली डिज़ाइन करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुंडा रिवोल्ट के बारे में। ये रिवोल्ट 3 फेजेस में हुई है। फर्स्ट फेज़ को एग्रारियन फेज़ कहते हैं, सेकेंड फेज़ में इसको रिवाइवलिस्ट फेज़ कहते हैं, और थर्ड फेज़ जो था इसका वो पॉलिटिकल फेज़ था। वो कैसा है वो मैं आपको समझाती हूँ साथ साथ। तो फर्स्ट फेज़ में अगर हम देखें तो इसको बोक्ता राइजिंग कहते थे। ये 1858 से 1895 तक चला था फर्स्ट फेज़। और उस टाइम पे ये मोमेंट जो थी वो छोटा नागपुर एरिया जो था वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और इसके जो लीडर थे उस टाइम पे वो थे सरदारी लड़ाई, इस वजह से इसको मुक्ति लड़ाई मोमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला ये एग्रेरियन फेज़ था। एग्रेरियन फेज़ क्यों था? क्योंकि इस टाइम पे जो ट्राइबल्स थे उनके बहुत से एग्रेरियन राइट्स, उनके लैंड राइट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स जो थे वो उनसे छीन चुके थे। और यहाँ पे इस रिवोल्ट का मेन जो इनका एम था ट्राइबल्स का वो था टू रिगेन ट्राइबल एंशिएंट राइट्स ऑन लैंड। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ एग्रेरियन लैंड की बात कर रहे हैं कि भाई हमें अब हमारे एग्रेरियन राइट्स वापस कर दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और इस टाइम पे एक और नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो इस टाइम पे जो मीन्स ऑफ रिवोल्ट था, मीन्स ऑफ रेबिलियन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि जो ट्राइबल्स थे वो प्रोटेस्ट करते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। वो बहुत से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्रिटिशर्स के पास भेजते थे कि हमें जो है वो हमारे एग्रेरियन लैंड राइट्स वापस दे दिए जाएं। लेकिन इनकी इन डिमांड्स को ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फेज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। इस वजह से ये जो मोमेंट थी वो सेकेंड फेज़ में कन्वर्ट होगी। और सेकेंड फेज़ स्टार्ट होता है 1895 से 1901 तक। इस फेज़ को रिवाइवलिस्ट फेज़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रिवाइवलिस्ट? तो उसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है कि ये जो मुंडास थे, अब इस फेज़ में ये रिवोल्ट जो है वो बोक्ता से निकल के मुंडास के पास चली जाती है। उसको हम समझेंगे कैसे कि इनका एक सिस्टम था जिसको कुंटकरी सिस्टम कहा जाता था। कुंटकरी सिस्टम जो था उसके अकॉर्डिंगली इनके पास कुछ कस्टमरी राइट्स होते थे लैंड पे एंड फॉरेस्ट पे। यानी उस टाइम पे जो लैंड ऑनर्स थे उनका कंसेप्ट बिल्कुल मिसिंग था, वहाँ से बिल्कुल एब्सेंस थे वो। और जो ट्राइबल्स होते थे वो खुद ही लैंड के ऑनर्स होते थे और खुद ही फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे जिस तरीके से भी उनको सही लगता था। ये जो मूवमेंट थी ये सेकेंड फेज़ में करोन और मुंडा ट्राइबल्स ने इस मूवमेंट को जो है वो लीड किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स ने कुंटकरी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया था ज़मींदारी सिस्टम से। और ज़मींदारी सिस्टम के बहुत से फ्लॉज थे, जैसे न्यू क्लासेस इंट्रोडक्शन की गई थी, न्यू क्लासेस ऑफ पीपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे ज़मींदार या ठेकेदार। उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो ट्राइबल्स के अगेंस्ट बहुत ऑप्रेसिव थी। वो लैंड रेंट बहुत ज़्यादा इनसे जो थे वो इनसे लेते थे। उसके बाद बेगार सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बेगार मतलब फोर्स लेबर। वो क्यों बढ़ गया था? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे मार्केट इकॉनमी को एस्टैब्लिश किया था, जिसकी वजह से
जब भी लैंड रेंट जो है, जब ये ट्राइबल्स को देना पड़ता था वो कैश की फॉर्म में देना पड़ता था। तो उसकी वजह से वो किसके पास जाते थे, मनी लेंडर्स के पास जाते थे और लोन लेते थे, और वो उस लोन का जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। जब ट्राइबल्स उस इंटरेस्ट को चुका नहीं पाते थे तो ब्रिटिशर्स का ये कहना है कि आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए ज़बरदस्ती आप हमारे पास क्या करो, हमारे पास काम करो, और उसी को हम फोर्स्ड लेबर कहते थे। अब हुआ ये कि रिवाइवलिस्ट क्यों, वो इसलिए क्योंकि ट्राइबल्स चाहते थे कि ये जो ज़मींदारी सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए और जो उनका कुंटकरी सिस्टम है उसको रिवाइव किया जाए। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिवाइवलिस्ट फेज। इसके साथ साथ एक और चीज़ थी, वो थी एंटी क्रिश्चियन मिशनरी मूवमेंट। ये एंटी क्रिश्चियन मिशनरी मूवमेंट भी थी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि बहुत से क्रिश्चियन मिशनरीज जब इंडिया में आई थी तो उनको जो ट्राइबल्स थे ये बहुत वल्नरेबल लगते थे। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे अपनी मिशनरीज़ की जो एक्टिविटीज़ थी वो स्टार्ट की और लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो बिरसा मुंडा का ये मानना था कि ये जो मिशनरीज़ हैं ये इनके सोशल कल्चरल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं, और इस वजह से ये मूवमेंट जो थी वो अपने सोशल और कल्चरल को वापस रिवाइव करना चाहते थे। इस वजह से इसको हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट जो थी वो कन्फाइंड थी सिंहभूम। सिंहभूम इज सिचुएटेड इट इज़ ए प्लेस इन छोटा नागपुर एरिया, और ये लाई करता है सदर्न रांची, जो अभी आज का जो रांची है उसके सदर्न पार्ट में ये है ये एरिया। इस मोमेंट को इस टाइम पे जब ये रिवाइवलिस्ट फेज था तो इसको लीड किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा बहुत प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर रहे हैं और वो उस टाइम पे सिर्फ 20 इयर्स के थे। एट द वेरी यंग एज उन्होंने इस मोमेंट को लीड किया। इनका मीन्स ऑफ रिवोल्ट, जैसे मैंने कहा, ये इस टाइम पे आते आते वायलेंट हो गए थे। वायलेंट क्यों थे? क्योंकि मीन्स ऑफ रिवोल्ट जो था, सबसे पहले नॉट टू पे रेंट, कि इनका ये कहना था बिरसा मुंडा का कि कोई भी रेंट जो है वो ब्रिटिशर्स को नहीं देगा। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये कहते थे कि हमें एंड करना है ऑपरेशन ऑफ द डीकूज। डीकूज ये मैंने आपको बता दिया, आउटसाइडर्स को ये डीकूज कहते थे कि उनका ऑपरेशन को ख़त्म करना है यहाँ से, और वो कैसे करना है उसके लिए अगर हमें वायलेंट भी होना पड़े तो हम होंगे। उसके लिए ये लोग क्या करते थे, उन पर अटैक करते थे, और अटैक का जो ज़रिया था, जो वेपन्स थे वो थे इनके जो इंडिजीनियस जितने भी वेपन्स, एरोज हो गए, एक्सिस हो गए, बोज हो गए, तीर कमान कुल्हाड़ियाँ, इनसे ये इनके ऊपर क्या करते थे, अटैक करते थे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हुई कि बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने अपने आप को इस टाइम पे डिक्लेयर्ड कर दिया, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए गॉड, और लोग जो थे वो इनके फॉलोअर्स जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, और इनके फॉलोअर्स को बरसेट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कहीं आ चुका है कि बिरसा मुंडा के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहते थे। तो इस वजह से ये मोबिलाइज करने लगे, इतना फेथ हो गया लोगों को बिरसा मुंडा पे कि वो सच में भगवान है, कि वो बहुत ज़्यादा बिरसा मुंडा अपने फॉलोअर्स को मोबिलाइज करने लगे। और इसकी वजह से इसका आउटकम क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि बहुत फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बिरसा मुंडा की बढ़ रही है, तो उन्होंने 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया। कुछ 2 इयर्स की इनको सज़ा दी गई थी, वैसे तो 2.5 साल की थी, और उसको कम करके कुछ 2 साल कर दिया था। लेकिन बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स जो थे, जो बरसेट्स थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को कंटिन्यू रखा। जब बिरसा मुंडा वापस आए जेल से तो उन्होंने भी इसको कंटिन्यू किया और भी एग्रेसिव हो गए। और भी एग्रेसिव कैसे हो गए? नाउ दे स्टार्टेड टू किल द यूरोपियंस, स्पेशली ब्रिटिशर्स, और उसमें उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो थे, ब्रिटिशर्स के एक डिप्टी कमिश्नर थे, उनको मार दिया था। दैट्स वाई उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था 1900 AD में। लेकिन इस टाइम पे जेल में ही जो बिरसा मुंडा थे उनकी एक क्रॉनिक डिजीज़ कोलेरा की वजह से डेथ हो जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बिरसा मुंडा की डेथ कैसे हुई है, तो आंसर इज़ कोलेरा। और उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इस मोमेंट को फिर भी कंटिन्यू रखा, ऑल्दो इतनी अग्रेसिव नहीं थी बट वो कंटिन्यू रही, और तंग आके ब्रिटिशर्स को इनके राइट्स इनको वापस देने पड़े। वो कैसे देने पड़े कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो बेगर राइट था, बेगर फोर्स लेबर था, उसको एबॉलिश किया, और फिर उन्होंने टेनेंसी एक्ट पास किया 1903 में। इस एक्ट के प्रोविजंस क्या थे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो खुंटकरी सिस्टम था उसको दोबारा से रिवाइव किया गया। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ठीक है,
इसके साथ साथ 1904 या 5 में एक और टेनेंसी एक्ट आया था जिसको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कहते हैं। उसमें भी बहुत से राइट्स जो थे वो फिर से जो थे वो मुंडा ट्राइब्स को जो थे वो दिए गए थे। उसके बाद ये मूवमेंट जो थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये दोबारा से स्टार्ट हुई थी 1920 के अराउंड। इस टाइम पे इस मोमेंट को पॉलिटिकल फेज कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि 1920 में नेशनल मूवमेंट चल रही थी जो कि थी ये नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंट मूवमेंट। तो उस टाइम पे ये मूवमेंट मुंडास जो थे उन्होंने दोबारा से इसको रिवाइव किया और इस टाइम पे नेशनल मूवमेंट के साथ ये कंबाइन हो गई थी। इनका इतना इन्फ्लुएंस था कि जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, कांग्रेस पार्टी जो कि इट वाज फॉर्म्ड इन 1885, कांग्रेस पार्टी वाज द फर्स्ट पैन इंडिया पार्टी विच वॉज फॉर्म्ड इन 1885। तो उसके बाद इन्होंने और फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने उसको फॉर्म किया था। ये डिटेल हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इन दोनों पार्टीज़ ने जो है बिरसास को एनलिस्ट किया था, एनलिस्ट द सपोर्ट ऑफ बिरसास, मतलब इनकी इतनी पब्लिसिटी हुई थी बिरसास की कि उन्होंने इनकी सपोर्ट को एनलिस्ट किया था। और फाइनली 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने और कांग्रेस ने बिरसा डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया था। तो इस तरीके से ये मूवमेंट जो थी, जो ट्राइबल मूवमेंट थी वो 1920s के बाद नेशनल मूवमेंट के साथ में मर्ज हो गई थी। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट फेज थे बिरसा मूवमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि ट्राइबल मोमेंट में आप बहुत सी मोमेंट को मिक्स कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सन्यासी मोमेंट, वो भी मैंने देखा ट्राइबल मोमेंट के साथ बच्चे पढ़ रहे होते हैं। रमोसी मोमेंट को भी आप लोग ट्राइबल मोमेंट के साथ पढ़ रहे होते हैं। ये बेसिकली आर्म्ड रेबेलियंस हैं। ट्राइबल मोमेंट का सिंपल एक ही कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ट्राइब्स कहीं पे कोई पर्टिकुलर ट्राइब कहीं पे लड़ाई कर रही है तो वो ट्राइबल मूवमेंट होगी। उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस तरीके से इनके फॉरेस्ट राइट्स चले गए थे या इनके दूसरे लैंड राइट्स चले गए थे, इसका बैकग्राउंड ये सब चीज़ें होंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, तो ही वो ट्राइबल मूवमेंट है। जैसे सन्यासी मूवमेंट को आप ट्राइबल्स के साथ कैसे जोड़ सकते हो? सन्यासी और ट्राइबल्स का कोई लेना देना नहीं। रमोसी मूवमेंट जो थी वो दैट वाज द आर्म्ड रिवोल्ट, वो तो उसका तो अलग ही बैकग्राउंड था, तो उसका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए इससे क्या होता है, ये मैं आपको इसलिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि जब आप एग्जाम में ये चीज़ें लिखने लगते हो तो जो मेन इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होती है वो रह जाती हैं और एक्स्ट्रा मोमेंट्स आप ज़्यादा लिख देते हो। तो इसीलिए अपना टाइम और अपनी एनर्जी को बचाने के लिए सिंपली पहले आप इसको लोकेट कीजिए कि कौन सी ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, कौन सी पीजेंट्स मूवमेंट है और कौन सी जो है वो आर्म्ड रेबेलियन थी। तो ट्राइबल मूवमेंट्स जितनी भी थी 1800 से 1980 तक वो मैंने आपको पूरी बता दी है। कल हम जो है नेक्स्ट वीडियो में 1900 ऑनवर्ड जितनी भी ट्राइबल मूवमेंट्स थी वो पढ़ेंगे। आपके लिए मैं ये बोर्ड जो है वो 1 मिनट के लिए खाली छोड़ रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड एक और चीज़ कि कोरोना केसेस बहुत कम हो गए हैं, बट स्टिल प्लीज़ आप पूरे प्रिकॉशंस लीजिएगा। आप मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए एंड सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच।